गुड मॉर्निंग, जोहार। आज फिर हम आप सभी से एक नए वीडियो में मिल रहे हैं। आज इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट से ही जो पिछले एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्नों को हम यहाँ पे डिस्कशन आपके सामने करवाएंगे। तो एक नए वीडियो में नए डिस्कशन के साथ आप लोग अब देखना शुरू कर चुके हों। तो देखिए आज का पहला सवाल। आज आपके सामने पहला जो क्वेश्चन है वो आरआरबी, एसएससी आदि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये सवाल आपके सामने है भारतीय संविधान के स्रोत से, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि भारत का संविधान पूर्णतः नए रूपों में निर्मित नहीं है, बल्कि भारत का संविधान अलग अलग देशों के संविधानों का नकल भी है और कुछ भाग, कुछ प्रावधान नए रूपों में भी निर्मित किए गए हैं। इससे संबंधित ही सवाल आप लोगों से बार बार एग्जामिनेशन में पूछता रहता है कि किस देश के संविधान से क्या लिया गया है। आज आपके सामने पूछ रहा है कि भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, यानी आयरलैंड। यानी आयरलैंड के संविधान से, संविधान का भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसी प्रकार जर्मनी के जो संविधान है, इससे जिसे हम लोग अलग अलग देशों में हम लोग चर्चा किए हैं आपको कि अलग अलग देशों के संविधानों से अलग अलग हम कई प्रावधान को भारत के संविधान में शामिल किया गया है, जिसमें ब्रिटेन, जर्मनी, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देश शामिल हैं। तो इसी में से आयरलैंड से ही नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है। सही जवाब आपका होगा डी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई। यानी हमारे देश में जो शासन का संसदीय स्वरूप है ये किस देश से अभिप्रेरित है, अर्थात किस देश से लिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा आपके पास सी ऑप्शन, ब्रिटिश संविधान। चूँकि ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, कानून बनाने के नियम, एकल नागरिकता आदि के प्रावधान को भारत के संविधान में शामिल किया गया है, जबकि अमेरिकी संविधान से उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, सर्वोच्च न्यायालय के गठन की प्रक्रिया आदि आदि लिए गए हैं। इसी प्रकार रूस के संविधान से आप लोग पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है, जो भाग 4 के ही अनुच्छेद 51 में उसे शामिल किया गया है, जिसकी चर्चा हम लोग कल किए थे। इसी प्रकार अगले प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है। पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे, वहाँ पर भी इस तरह के सवाल पूछे गए थे, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कराए थे कि 1992 ईस्वी में देखिएगा कि पंचायती राज अधिनियम, त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसे 1993 ईस्वी में 1993 में पंचायती राज अधिनियम को भारत में लागू किया गया था। और जो ये संविधान संशोधन था, यानी पंचायतों के गठन को वैधानिक मान्यता देने के लिए जो संशोधन किया गया था संविधान में, वह संशोधन था 73वां संशोधन। इसी प्रकार संविधान के 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 ईस्वी में ही नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत नगर पालिकाओं के गठन को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। साथ ही साथ इसमें संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था और वो भाग है भाग 9A। चूँकि यहाँ पे आपका ऑप्शन है भाग 9, तो सही जवाब होगा भाग 9। यानी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों के गठन को वैधानिक मान्यता देने के उद्देश्य से 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में पंचायती राज अधिनियम पास किया गया, जिसे संविधान के भाग 9 और अनुसूची 11 में शामिल किया गया। क्लियर? अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके सामने अगला सवाल है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के संविधान से ली गई है। यानी प्रस्तावना
किस देश के संविधान से लिया गया है? आपको पता होगा कि संविधान को या प्रस्तावना को भारत के संविधान की कुंजी भी कहा जाता है और ये महत्वपूर्ण है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट संविधान के प्रस्तावना को संविधान का अंग घोषित कर चुका है, अर्थात प्रस्तावना संविधान का एक अंग है, जिसमें अभी तक एकमात्र बार 1976 1976 में इसमें संशोधन किया गया और ये संशोधन था संविधान का 42वां संशोधन। तो संविधान के प्रस्तावना में एकमात्र जो संशोधन है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में किया गया है, जिसके अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता और समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात जोड़ा गया है। और प्रस्तावना के जो शब्द हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा आपका USA। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है, यानी जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारतीय नागरिकों को। पिछले वीडियो में चर्चा किए थे कि मूल संविधान में नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 ईस्वी में 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, अर्थात अनुच्छेद 31 को अनुच्छेद 300A में समाहित करते हुए इसे विधिक अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इस प्रकार संपत्ति का अधिकार अब नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त न होकर विधिक अधिकार के रूप में प्राप्त है। इस प्रकार वर्तमान में भारत के नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। इन्हीं में से क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकार संबंधित, यानी मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका उपबंध किया गया है। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए कह रहा है 1992, यानी अभी इसकी चर्चा हम लोग किए। 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ दिया। क्लियर है? यानी 73वें संविधान के अंतर्गत अभी पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए कि 73वें संशोधन के द्वारा भाग 9 जिसमें पंचायतों को रखा गया और 74वें संशोधन के द्वारा 9A जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिकाओं के गठन का उपबंध, यानी नगर पालिका के गठन को वैधानिक मान्यता दी गई। ये था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 ईस्वी में, जिसे अनुसूची 12 में जोड़कर और शामिल किया गया। अर्थात 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 ईस्वी में नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया और इसे भाग 9A में शामिल किया गया तथा संविधान की अनुसूची में एक नया अनुसूची जोड़ा गया और वो अनुसूची था 12, यानी 12वां अनुसूची। उसी में नगर पालिका को समाहित करते हुए उसे वैधानिक मान्यता दी गई। तो इसका सही उत्तर होगा D। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है, यानी अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारत के संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है, यानी 12। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची थे, यानी मूल संविधान अर्थात जब भारत का संविधान लागू हुआ अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्णतः यानी पूरी तरह देश में लागू किया गया। तो उस समय यानी मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे, जो बढ़कर अब ये जो अनुसूची 8 था उनकी संख्या 12 हो चुकी है और अनुच्छेद की संख्या 450 से ज़्यादा लगभग 500 के आसपास हो चुका है। इसी प्रकार जो भाग है यह भी बढ़कर अब 25 हो चुके हैं। क्लियर?
क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 8वीं अनुसूची का संबंध, यानी 12 अनुसूचियों में से 8वीं जो अनुसूची है इसका संबंध किससे है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी भाषाओं के साथ। यानी 8वीं अनुसूची के में मान्यता प्राप्त भाषाओं को शामिल किया गया है और वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया, यानी इसमें कुल 22 भाषा शामिल है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस जारी करने की जो शक्ति है इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 123। इसे ही आप लोग पलट दीजिए तो ये बन जाता है अनुच्छेद 213। यानी अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इसी प्रकार अनुच्छेद 213 में राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अब यह ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश क्या होता है? ये अध्यादेश का मतलब होता है कि जब संसद की बैठक न चल रही हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के आदेश मात्र से जो कानून देश भर में प्रवृत्त हो जाती है उसे हम लोग अध्यादेश कहते हैं। और अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक के लिए ही मान्य होता है। यानी एक बार में अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह होती है, परंतु 6 माह के बाद पुनः इसे अगले 6 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, अर्थात इसे परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर अध्यादेश जारी होने के बीच में संसद की बैठक आरंभ हो जाए तो उस स्थिति में इस अध्यादेश को संसद की बैठक आरंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर संसद द्वारा उसे बिल के रूप में पास करना अनिवार्य होता है। क्लियर है? फिर से ध्यान से सुनिए कि अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जो जारी होता है जिसका वर्णन अनुच्छेद 123 में है। अध्यादेश का मतलब होता है कि जब संसद अपने अधिवेशन में ना हो, यानी संसद की बैठक ना चल रही हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के आदेश मात्र से जो कानून देश भर में प्रवृत्त हो जाती है उसे अध्यादेश कहते हैं। अध्यादेश लागू होने की तिथि से अगले 6 माह तक ही वो मान्य होता है, लेकिन इसे 6 माह के बाद पुनः स्थापित किया जा सकता है, अर्थात बढ़ाया जा सकता है। यानी फिर 6 माह के बाद इसे एक बार 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अध्यादेश लागू है इसी बीच संसद की बैठक आरंभ हो जाए, तो उस स्थिति में यानी संसद का सत्र आरंभ हो जाए तो उस स्थिति में संसद सत्र आरंभ होने के 6 माह के अंदर जरूरी होता है कि सरकार उसे विधेयक के रूप में संसद में प्रस्तुत करे और संसद उसे पास कर दे, तो फिर वह अधिनियम का रूप ले लेता है और वो अस्थायी रूप से देश में लागू हो जाता है। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? क्लियर है? यानी आप लोग पढ़े होंगे कि भारत के संविधान में भारत के राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, अर्थात जिसे हम लोग आपातकालीन शक्ति कहते हैं, इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रपति के पास जो वित्तीय आपात घोषित करने का अधिकार है, पूछ रहा है किस अनुच्छेद में है। यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है वह 3 प्रकार का होता है। यानी राष्ट्रीय आपात, यानी पहला उसे हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आपात, जिसका वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 352। यानी अनुच्छेद 352 कहता है कि राष्ट्रपति 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं, यानी नेशनल इमरजेंसी देश में घोषित कर सकते हैं।
नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपात की घोषणा प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये 3 स्थितियों में संभव है, जब देश पर बाह्य आक्रमण हो जाए, दूसरा युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, और तीसरा आंतरिक गड़बड़ी की स्थिति उत्पन्न हो जाए। ये मूल संविधान में ये प्रावधान है। ये मूल संविधान कह रहा है कि बाह्य आक्रमण, युद्ध और आंतरिक गड़बड़ी की स्थिति में ही प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा, यानी राष्ट्रीय आपात घोषित किया जा सकता है। लेकिन 1978 ईस्वी में इसमें संशोधन किया गया, यानी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में 1978 में संशोधन करते हुए आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। इस प्रकार वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मूल संविधान क्या कह रहा है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रीय आपात घोषित करेंगे राष्ट्रपति। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था किया गया, यह जोड़ा गया कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में प्रधानमंत्री के सलाह पर नहीं, मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकते हैं। दूसरा आपका है अनुच्छेद 356, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। और तीसरा आपका है वित्तीय आपात, जो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, यानी अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। इस प्रकार सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका आज का अगला सवाल है कि अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। आपको जवाब मिल गया होगा, अभी इसकी चर्चा किए कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक विफलता की स्थिति में, संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न होने पर राज्यपाल के अनुशंसा से केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं, अर्थात अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जा सकता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके पास है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है। तो इसमें हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का वर्णन किया गया है, अर्थात अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग संक्षेप में CAG यानी कैग भी कहते हैं, यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कार्य करता है, कर्तव्य करता है, वो किस अनुच्छेद में निर्धारित है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी अनुच्छेद 149। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मुख्य कार्य है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों, सभी पब्लिक सेक्टर कंपनियों यानी सभी सरकारी संस्थाओं, विभागों एवं पब्लिक सेक्टर कंपनियों के वार्षिक व्यय की जांच करना और अपना प्रतिवेदन रिपोर्ट कैग भारत के राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति इसे लोकसभा में प्रस्तुत कराते हैं, जहां वह संसद की एक समिति होती है, यानी लोकसभा की कमेटी है लोक लेखा समिति, उसके पास भेज दिया जाता है। लोक लेखा समिति कैग के रिपोर्ट की जांच करके अपना रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देता है। कई बार आप लोग देखते होंगे कि परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछता है कि लोक लेखा, जिसको हम लोग संक्षेप में पैक कहते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसको देगा।
सही जवाब होगा लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान दीजिए, कैग अपना रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को दिया, राष्ट्रपति इसको संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा में प्रस्तुत कराने की मंजूरी देते हैं। उसके बाद ये लोकसभा में आया, लोकसभा कैग की रिपोर्ट को पुनः जांच करने के लिए संसद की समिति लोक लेखा समिति यानी पैक को भेज देता है। पैक जांच करके अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देता है। इस प्रकार सरकार पर वित्तीय नियंत्रण संसद द्वारा स्थापित की जाती है। ये संसदीय नियंत्रण का एक तरीका है, एक विधि है। अगला प्रश्न आपके पास है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित की गई थी। इसमें देखिए, चूंकि स्वतंत्रता के बाद ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता से पहले भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग चल रही थी, जिसमें आप सभी जानते होंगे कि आपके झारखंड राज्य की मांग भी कोई नई मांग 2000 में नहीं थी, बल्कि ये बिहार के अलग होने के काल से ही झारखंड राज्य निर्माण की मांग शुरू हुई। आप लोग पढ़े होंगे कि भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई और 1911 में ही बंगाल के विभाजन को समाप्त करते हुए बिहार को बंगाल से अलग कर नए राज्य बनाने की घोषणा की गई। इस प्रकार वर्तमान उड़ीसा, झारखंड और बिहार के क्षेत्रों को मिलाकर 1912 में एक नया राज्य बना बिहार। तब से ही दक्षिण बिहार यानी आज का झारखंड, यहाँ के लोग मांग करने लगे कि बिहार से झारखंड को अलग कर दिया जाए। इसी मांग को पूरा 2000 ईस्वी में किया गया, अर्थात 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर भारत का 28वां राज्य के रूप में स्थापित हुआ। तो इसी के आधार पर जो सबसे पहला कह रहा है कि सबसे पहले राज्य का निर्माण, पहले सवाल समझिएगा कि स्वतंत्र भारत में पहली बार किस राज्य को नए राज्य के रूप में निर्मित की गई। तब भी उत्तर होगा आपका आंध्र प्रदेश ही, जो 1953 में गठित की गई। और चूंकि उसका आधार भाषा था, इसलिए भाषाई आधार पर भी गठित राज्य पहला, तब भी उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। क्लियर है? दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्वतंत्र भारत में गठित पहला राज्य, तब भी उत्तर होगा आंध्र प्रदेश, और भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य, तब भी उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। और ये गठन हुआ था 1953 में। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से किन्हें भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है। देखिए, पिछले वीडियो में भी आप लोगों को हम समझा चुके हैं कि जो संसद है, अगर पूछेगा कि संसद के कितने सदन हैं, तब उत्तर देंगे 2। निम्न सदन, उच्च सदन, जिसे क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा कहा जाता है। लेकिन जब पूछेगा कि संसद के कितने अंग हैं, तब उत्तर देंगे 3। संसद के कितने भाग हैं, उत्तर होगा 3। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर है? क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि संसद के एक भाग के रूप में वर्णित है। ऑप्शन देखिए, यहाँ लोकसभा दे रहा है, सही है। राज्यसभा दे रहा है, सही है। राष्ट्रपति दे रहा है, सही है। अर्थात तीनों होगा। अब हमें देखना है कूट में कौन सा कूट तीनों को ले रहा है। केवल एक नहीं, केवल 1 2 नहीं, केवल 2 3 नहीं, 1 2 3। आंसर होगा डी। और आज का अंतिम प्रश्न लेकर हम आपके पास आए हैं, और ये प्रश्न है कि संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। देखिए, संसद के सदस्य जब कोई निर्वाचित हो जाता है या राज्यसभा में मनोनीत हो जाता है, क्योंकि लोकसभा में सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी संसद में निर्वाचित सदस्य भी हैं और मनोनीत सदस्य भी हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है, उसी प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। अब प्रश्न ये है कि क्या कार्यकाल पूरा होने से पहले किन स्थितियों में संसद की सदस्यता समाप्त की जा सकती है।
इसी के अंतर्गत ये सवाल पूछा गया है कि कोई सदस्य लोकसभा में अध्यक्ष को या राज्यसभा का मेंबर है तो सभापति को बिना सूचना दिए अगर 60 या उससे अधिक दिनों तक अब्सेंट करता है, अनुपस्थित रहता है, तो वैसी स्थिति में उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। पूछे गए क्वेश्चन के अनुसार आंसर होगा 60 दिन। इसके अलावे यदि संसद का कोई भी सदस्य हो या विधानमंडल का कोई सदस्य हो, अगर दल बदल निषेध अधिनियम के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो वैसी स्थिति में भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यदि किसी संसद सदस्य को किसी भी मामले में भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा दे दी जाती है तो वैसी स्थिति में भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। और लोकसभा में इस कारण से यानी सजा होने के कारण अपनी सदस्यता खोने वाले पहले लोकसभा सदस्य हैं लालू प्रसाद यादव, जिन्हें चारा घोटाला में सीबीआई कोर्ट रांची द्वारा 5 साल की सजा दी गई थी। उसी के कारण उनकी सदस्यता 2013 में समाप्त हो गई थी। तो चलिए अब वीडियो हम समाप्त करते हैं। आप सभी छात्र छात्राओं को यदि वीडियो आज पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।